back to BBVN online classes, and today we are going to discuss the new chapter, that is the chapter number 1 from our paper first, and it means from the first book, that is the some basic concepts of chemistry। जैसे हमने 12th चैप्टर पढ़ा था और 12th चैप्टर में हमने बात करी थी सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहाँ पर हम जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे वो ऑल ओवर सभी पूरी केमिस्ट्री में ही काम आती है। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स होते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। और इन्हीं के अंदर हमें पूरा सिलेबस अपना कवर करना है। तो ये जो चैप्टर है वो चैप्टर आप 9th-10th क्लासेस में पूरा डिस्कस करके आ चुके हो। कुछ बातें लास्ट में नहीं आएगी जिनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, और ऑलमोस्ट 80% चैप्टर जो है वो आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में। तो सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। डिस्कस मीन्स यहाँ पर हम सिर्फ इनका रिवाइज करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप अपनी 9th-10th क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ केमिस्ट्री। ओके, केमिस्ट्री क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। ये क्या है? एक साइंस की ब्रांच है दैट डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मैटर। क्या करती है सबसे पहले केमिस्ट्री? ये डील करती है किसके बारे में? स्टडी ऑफ द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। इट मीन्स मैटर क्या है? सबसे पहले तो कई बच्चों को अगर मैटर के बारे में नहीं पता है तो आपको पता है कि मैटर क्या होता है। दीज आर द एवरीथिंग, यस, जो भी हम अपने आस पास में देखते हैं, दीज आर द एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, जो जगह घेरता है जिसमें कुछ ना कुछ मास होता है। और इसी मैटर की कंपोजिशन के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में और प्रॉपर्टीज़ के बारे में जिस साइंस की ब्रांच में स्टडी किया जाता है वही क्या है? केमिस्ट्री है, ठीक है। एंड इट ऑल्सो डील्स विद द चेंजेस। ये और क्या बताता है हमें? स्टडी ऑफ चेंजेस, स्टडी of the changes which a matter undergoes under certain conditions, and the laws those govern these changes. This is the complete meaning of chemistry. सेकेंड जो इसका पार्ट है, यानी सेकेंड जो है केमिस्ट्री किससे डील करती है? द स्टडी ऑफ चेंजेस विच ए मैटर अंडरगोज अंडर सर्टेन कंडीशंस। इट मीन्स कोई भी मैटर सर्टेन कंडीशंस में किस तरीके से चेंज करता है अपने आप में, ठीक है, अपने कंपोजिशन में, अपनी स्ट्रक्चर में या अपनी किसी भी प्रॉपर्टी में कोई भी मैटर किस तरीके से चेंजेस करता है, उसके बारे में भी हमें केमिस्ट्री में स्टडी करनी होती है। और साथ साथ में उन लॉज के बारे में भी हमें स्टडी करनी है जो इन चेंजेस के बारे में या इन चेंजेस के लिए हमें एक्सप्लेनेशन देते हैं, या इन चेंजेस के लिए वो क्या बोल सकते हैं हम, रीजनेबल होते हैं, यानी कि इन चेंजेस के लिए ये रीजंस क्यों हो रहे हैं चेंजेस, उनका रीज़न हमें बताते हैं। तो उन लॉज के बारे में भी हमें यहाँ पे स्टडी करनी होती है। तो ये कंप्लीट मीनिंग है केमिस्ट्री का, जो आज तक हो सकता है आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ा हो। Then we can say the chemistry is the branch of science that deals with the study of the composition, structure and properties of a matter, and also the study of changes which a matter undergoes under certain conditions, and the laws that those govern these changes, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं मैटर की। मैटर मैंने अभी बताया आपको क्या होता है। मैटर इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। उसके बाद में हम बात करते हैं मैटर के क्लासिफिकेशन की। तो मैटर का क्लासिफिकेशन क्या है? आप सभी को पता है कि मैटर जो है वो 2 टाइप से क्लासिफाइड किया गया है, एक तो फिजिकली एंड सेकेंड वन इज केमिकली। फिजिकल क्लासिफिकेशन,
फिजिकल क्लासिफिकेशन, और दूसरा किस तरीके से किया गया है इनका मैटर का क्लासिफिकेशन केमिकली किया गया है। फिजिकल क्लासिफिकेशन आप लोगों ने पढ़ा है कि जो मैटर होता है वो 1, 2, 3 यानी मेजरली तो 3 स्टेट्स में डिवाइड किया गया हुआ होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। बट इन दोनों के अलावा मैटर की 2 और क्या होती है, स्टेट्स होती हैं, जिनमें से एक तो होती है प्लाज्मा स्टेट और दूसरी होती है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। ये हमारे मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन है, जिनमें सॉलिड, लिक्विड, गैसेस के बारे में आपने पढ़ा है कि किस तरीके से इनको डिवाइड किया गया है। इनके बीच में इंटर मोलिकुलर स्पेसेस बहुत कम होते हैं, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, इनकी जो साइज़ और वॉल्यूम है वो फिक्स होता है। इनका वॉल्यूम फिक्स होता है, बट इनकी जो शेप होती है वो फिक्स नहीं होती है। इंटरमोलिकुलर स्पेसेस सॉलिड के कंपेयर में थोड़ी ज़्यादा होते हैं, अट्रैक्शन फोर्सेस थोड़े कम होते हैं। इनमें क्या होगा, गैसेस में, इनमें अट्रैक्शन फोर्सेस बहुत कम होते हैं, इंटरमोलिकुलर स्पेसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और इनका शेप और वॉल्यूम दोनों ही डेफिनिट नहीं होता है। प्लाज्मा स्टेट को हम बोलते हैं सुपर हीटेड वेपर। सुपर हीटेड वेपर जो होती है या गैसेस जो होती है वो प्लाज्मा स्टेट बोली जाती है किसी भी मैटर की। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट ये क्या होती है, सुपर कूल्ड सॉलिड। अगर किसी सॉलिड को आप बहुत कम टेम्परेचर पे ठंडा कर देते हैं तो मैटर की 5वीं जो स्टेट होती है वो बनती है, और दैट इज़ कॉल्ड एज बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। फिर हम केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो केमिकल क्लासिफिकेशन 2 तरीके से होता है। एक तो होता है प्योर सब्सटेंसेस और दूसरा होता है मिक्सचर, ठीक है। प्योर सब्सटेंसेस का मतलब होता है कि ये प्योर होते हैं, अपने आप में ही क्या होता है 100% प्योर होते हैं, इसमें कोई दूसरा जो होता है सब्सटेंस वो मिला हुआ नहीं रहता है। तो प्योर सब्सटेंसेस अगेन डिवाइडेड और क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट इज एलिमेंट। फर्स्ट क्या होता है, एलिमेंट। एलिमेंट क्या है, यह किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्ट होता है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए मैटर दैट इज़ प्रेजेंट इन इट्स प्योर फॉर्म, ठीक है। अपने ही प्योर फॉर्म में ये होता है। एलिमेंट्स में सिर्फ एक ही तरीके के एटम्स होते हैं। एलिमेंट्स में क्या होते हैं, एक ही तरीके के एटम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करें हाइड्रोजन गैस की, ऑक्सीजन गैस की, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन गैस की, मेटल्स की बात करते हैं तो मेटल्स में आ जाते हैं जैसे कि आयरन, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। और अगर हम बात करें तो क्लोरीन गैस के बारे में बात कर सकते हैं, नियोन गैस की बात कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो भी एग्जाम्पल लिखे हैं उनमें सिर्फ एक ही तरीके के एटम्स होते हैं। जैसे नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल लिया मैंने, तो नाइट्रोजन में दोनों एटम किसके हैं, नाइट्रोजन के ही हैं। तो एलिमेंट में क्या होते हैं, एक ही तरीके के एटम्स होते हैं, तो इन्हें हम एलिमेंट बोलते हैं। एलिमेंट्स को फिर से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट तो होता है इसका मेटल्स, दूसरा पार्ट होता है नॉन मेटल्स, और थर्ड पार्ट होता है इसका मेटलॉइड्स। और इनके बारे में भी हमने अच्छे से बात करी हुई है हमारी जूनियर क्लासेस में कि मेटल्स नॉन मेटल्स में क्या डिफरेंसेस हैं और मेटलॉइड्स क्या होते हैं। इनके एग्जांपल्स हम यहाँ से छांट कर लिख भी सकते हैं। फिर हमारा जो सेकंड क्लासिफिकेशन होता है प्योर सब्सटेंसेस का, वो होता है कंपाउंड्स। कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंड क्या होते हैं, ये भी प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, बट इसमें एक से ज़्यादा तरीके के एटम्स होते हैं। यानी यहाँ पर जैसे मैंने ऑक्सीजन गैस की बात करी तो दोनों एटम्स ऑक्सीजन के ही हैं, लेकिन कंपाउंड में एटम्स 2 से ज़्यादा तरीके के होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें जैसे कि H2O वाटर, ठीक है। तो ये क्या है, अगर पानी प्योर है, पानी में कुछ भी नहीं मिला हुआ है, तो वहाँ पर क्या है H2O के ही मॉलिक्यूल्स होंगे। लेकिन H2O में 2 तो हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं और एक किसका एटम होता है, ऑक्सीजन का होता है। तो ये कंपाउंड है, ठीक है। इसी तरीके से अमोनिया की बात करते हैं तो ये भी क्या है, एक कंपाउंड है। इसी तरीके से हम NO2 की बात करते हैं तो ये भी एक कंपाउंड है। H2SO4 की बात करते हैं तो ये भी कंपाउंड है। NaCl की बात करते हैं तो ये भी कंपाउंड है। कंपाउंड क्यों बोला है इनको, क्योंकि इनमें 2 तरीके के एटम्स होते हैं, ओके। कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो कंपाउंड्स फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, और 2 पार्ट्स कौन से होते हैं कंपाउंड्स के, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। अब बात आती है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, तो जितने भी हम एसिड्स, ठीक है, मिनरल एसिड्स और बेसेस
और सोल्ट्स की बात करते हैं, देन दीज आर द मोस्टली दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड. फॉर एग्जाम्पल ये दीज ऑल आर द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपको पता ही है कौन आ जाएंगे, हाइड्रोकार्बन्स, जिनके बारे में हमने 12th चैप्टर में पढ़ा है. ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कौन आ जाते हैं, हाइड्रोकार्बन्स आ जाते हैं. तो ये थोड़ा डिफरेंस आपको पता चल गया होगा. अब हम बात करते हैं मिक्सचर्स की. देखिए प्योर सब्सटेंसेज में तो खाली एक ही तरीके के सब्सटेंस होंगे, यानी कि एक जो भी हम मॉलिक्यूल लेते हैं वो एक ही तरीके के होंगे. जैसे अगर ऑक्सीजन गैस ली तो सारे के सारे O2 के ही मॉलिक्यूल होंगे, लेकिन उस ऑक्सीजन गैस में अगर मैंने नाइट्रोजन गैस को मिला दिया है ना, तो वो क्या बन गया, मिक्सचर मिल गया. अगर मैंने ऑक्सीजन गैस को पानी में मिला दिया तो वो क्या बन गया, मिक्सचर बन गया. अगर मैंने नमक को पानी में मिला दिया तो ये भी क्या बन गया, मिक्सचर मिल गया. इट मीन्स वी कैन से दैट मिक्सचर इज फॉर्म्ड व्हेन वी मिक्स 2 or more than 2 elements, 2 or more than compounds और एन एलिमेंट और कंपाउंड. यानी अगर हम 2 एलिमेंट्स को आपस में मिक्स कर दें, 2 कंपाउंड्स को अगर हम आपस में मिक्स कर दें, या एक एलिमेंट और कंपाउंड को अगर हम मिक्स कर देते हैं तो क्या बनते हैं, मिक्सचर्स बनते हैं. यानी कि हम और सिंपली क्या बोल सकते हैं, अगर प्योर सब्सटेंसेस को 2 से ज़्यादा मिक्स कर दें हम तो क्या बन जाएंगे, मिक्सचर्स बन जाते हैं. ठीक है, अब मिक्सचर्स फिर से 2 टाइप के होते हैं. एक तो होते हैं होमोजीनियस और एक होते हैं हेट्रोजीनियस. मिक्सचर्स को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है और आपने ये सब कुछ पढ़ा हुआ है. आई एम जस्ट रिवाइजिंग यू. होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस. ठीक है, तो ये 2 टाइप के होते हैं. अब होमोजेनियस मिक्सचर में क्या होते हैं कि जो कंपाउंड्स होते हैं या कोई भी एलिमेंट्स होते हैं जिनको हमने मिक्स करा है तो वो कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं थ्रू आउट द कंपोजिशन. यानी कि ये जो होमोजेनियस मिक्सचर बनता है तो उसमें हम तीनों मिक्सचर जो भी हमने प्योर सब्सटेंसेस मिलाए हैं वो हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि कौन सा सब्सटेंस कहाँ पर है या किसका एटम कहाँ पर है. कंप्लीटली ओवरऑल बोल सकते हैं कि एक अच्छे से डिज़ोल्व हो जाते हैं एक दूसरे में, एक अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, तो उसको होमोजीनियस बोलते हैं. होमोजीनियस में जैसे आ जाते हैं शुगर प्लस वाटर. जैसे हम चीनी को किस में मिला देते हैं, पानी में मिला देते हैं, तो ये किस तरीके का कंपोजिशन है, होमोजीनियस. ठीक है, किस तरीके का मिक्सचर है, होमोजीनियस. लेकिन हेट्रोजीनियस की हम बात करते हैं तो हेट्रोजीनियस में क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस को जब हम मिक्स करते हैं तो वो कम्प्लीटली मिक्स नहीं होते हैं. जो उनका कंपोजिशन होता है वो ओवरऑल सेम नहीं होता है, कंपोजिशन डिफरेंट होता है और इनको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, देख भी सकते हैं. तो इनके 2 एग्जाम्पल होते हैं. एक तो होते हैं कोलोइड और दूसरा होता है सस्पेंशन. कोलोइड में क्या होता है, आपको सबको पता है, आप पढ़कर आए हुए हो कोलोइड के बारे में 9th क्लास में. कोलोइड्स क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस सब्सटेंसेस होते हैं और इनमें जो 2 पार्ट होते हैं, डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज. ठीक है, तो डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स फेज एक दूसरे में एम्बेडेड होते हैं, एक दूसरे में मिक्स होते हैं, बट कम्प्लीटली मिक्स नहीं होते. इनका कंपोजिशन डिफरेंट होता है, इस वजह से इनको हेट्रोजीनियस मिक्सचर में रखा गया है. सस्पेंशन की बात करते हैं तो सस्पेंशन क्या होता है, अगर हमने पानी में मिट्टी मिला दी तो मिट्टी कहाँ आ जाती है, बॉटम में आ जाते हैं. तो सस्पेंशन में क्या होते हैं, जो हेवियर पार्टिकल्स होते हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स दे विल कम एट द बॉटम. वो क्या करते हैं, बॉटम पे आ जाते हैं और जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर की तरफ आ जाएंगे. तो इस तरीके से दोनों जो हमने सब्सटेंसेस मिक्स करे हैं उनकी 2 लेयर्स बन जाती है जो हमें आराम से क्या कर सकते हैं, हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं. तो इस तरीके से सस्पेंशन बनता है. ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन के बाद हम बात करेंगे एटम्स और मॉलिक्यूल की. एटम्स और मॉलिक्यूल, आप सभी को पता है एटम्स क्या होता है. एटम किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट. अगर हम एटम को क्लासिफाइड करते हैं देन हम क्या बोलते हैं, एटम. An atom is the smallest part of an element that cannot be further divided. जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ऐसा हम लोग इसकी डेफिनेशन में बोलते हैं. बट बाद में जैसे स्टडीज़ हुई तो पता चला कि एक एटम भी 3 टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है और वो 3 टाइनी पार्टिकल्स क्या होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन. ठीक है,
प्रोटॉन क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं जिससे एक एटम मिलकर बना हुआ होता है। अगर हम ऑक्सीजन एटम की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। अगर हम इसकी यहाँ जो 8 है, 8 क्या है इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन, और 8 ही क्या है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब हम इसकी अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं एटम की, तो बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ में क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने क्या बना दिया, ऑक्सीजन का एटम बना दिया। इन्हें हम क्या बोलते हैं, शेल्स बोलते हैं। ये क्या है, बीच में न्यूक्लियस होता है, और ये किसका एटम है, ऑक्सीजन का एटम है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मोस्टली आप पढ़े हुए हैं। अब मैं बात करती हूँ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की। तो देखिए मॉलिक्यूल क्या होते हैं, मॉलिक्यूल जब हम 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स को आपस में कंबाइन कर देते हैं एक फिक्स कंपोजिशन में, तो क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं। और मॉलिक्यूल क्यों बनते हैं, क्योंकि एटम्स जो होते हैं वो स्टेबल नहीं होते हैं। एटम स्टेबल कब होंगे, जब उनका ऑक्टेट पूरा होगा। यानी अगर किसी एटम में आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं तो वो एटम में तो वो स्टेबल होते हैं, अदरवाइज वो स्टेबल नहीं होते हैं। तो एटम्स स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अगर इस ऑक्सीजन की बात करती हूँ तो मैं इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ऑक्सीजन एटम क्या है, स्टेबल नहीं है। तो स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए एटम्स क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। और बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं 3 तरीके से। एक होता है आयनिक बॉन्ड, ठीक है, दूसरा होता है कोवेलेंट बॉन्डिंग, जिनके बारे में हम 3rd चैप्टर में बात करेंगे, और तीसरा होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग। ठीक है, जो हमारा 3rd चैप्टर आएगा उसमें हम इन बॉन्डिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे कि ये ऑक्सीजन है, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो हमने लुईस स्ट्रक्चर लास्ट ईयर बनाई थी, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इस दूसरे ऑक्सीजन के भी 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये स्टेबल नहीं है। तो ये क्या करते हैं, 2-2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं और अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेते हैं, और इस तरीके से ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो O2 क्या है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, ऑक्सीजन के कंबाइन होने से। ऑक्सीजन कंबाइन क्यों करते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, एटम्स के कंबाइन होने से। और एटम्स कंबाइन क्यों करते हैं, क्योंकि उनका ऑक्टेट पूरा नहीं होता है, वो अनस्टेबल होते हैं। तो स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए वो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। और आपने ये सब पढ़ा है कि मॉलिक्यूल्स किस तरीके से डिवाइड किए, क्लासिफाइड किए गए हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। चलिए पहले हम बात करते हैं मोनो एटॉमिक। अगर कोई मॉलिक्यूल एक ही एटम से मिलकर बना होता है तो वैसे तो हम उसको एटम ही बोल देते हैं। इनमें एग्जांपल की बात करते हैं तो सारी की सारी इनर्ट गैसेज आ जाती हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, दीज आर द मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो जैसे कि O2, Cl2, N2, ठीक है, ये क्या है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है जिनमें 2-2 एटम्स मिले हैं। ट्राई एटॉमिक में क्या हो जाएगा, 3-3 मॉलिक्यूल्स होंगे। जैसे कि हम बात करें H2O, ठीक है। तो इस तरीके से हम और नेक्स्ट में हम क्या कर सकते हैं, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जैसे कि हम यहाँ पे ग्लूकोज का एग्जांपल दे सकते हैं जिसमें 3 से ज़्यादा एटम्स होते हैं। फिर हम बात करें एटोमिसिटी, तो ये भी हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि एटोमिसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ एटम्स, है ना, कितने एटम्स है एक मॉलिक्यूल में। तो इसकी एटोमिसिटी क्या हो गई, 2, इसकी भी क्या हो गई, 2, नाइट्रोजन की भी क्या हो जाएगी, एटोमिसिटी 2, H2O की एटोमिसिटी कितनी हो जाएगी, 3, और इनकी एटोमिसिटी कितनी हो जाएगी, 1। तो कोई भी मॉलिक्यूल कितने एटम्स से कंबाइन होके बना है, उन एटम्स की संख्या को ही हम क्या बोलते हैं, एटोमिसिटी बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे वीडियो होंगे उसमें हम बात करेंगे एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, मोल कॉन्सेप्ट और मोलरिटी, मॉलिक्यूलरिटी। तब तक